अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम आर्य सिद्दीकी है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर दो लोगों के लिए। एक तो वो लोग जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनको रिसर्च के बारे में पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम स्टार्ट कैसे करें रिसर्च करना और हमें इसमें क्या क्या चीज़ आगे करनी होगी, हमें कितना टाइम लगेगा, रिसर्च करने का क्या फ़ायदा है और रिसर्च क्यों ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरे वो लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्हें रिसर्च के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इवन कि वो 5 साल अंडर ग्रेजुएट लेवल में गुजार कर आए हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने रिसर्च के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। तो ये वीडियो इन दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जब वो ये वीडियो देखेंगे, मुझे यकीन है कि वो मेरी आगे आने वाली सीरीज़ का शिद्दत से इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैं आगे आने वाली सीरीज़ है, ये आज का जो लेक्चर होगा ये इंट्रोडक्शन पे होगा। जो आगे आने वाली सीरीज़ होगी उसमें मैं आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप रिसर्च के बेसिक मेथडोलॉजी और रिसर्च का टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं, टीम कैसे बनानी है, सुपरवाइजर्स कैसे ढूंढने हैं और डाटा कैसे कलेक्ट करना है, एसपीएसएस में डाटा एंट्री कैसे करनी है और एनालिसिस कैसे करना है और पब्लिकेशन तक कैसे जाना है, मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन ये पहली वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन के लिए होगी और रिसर्च के फवाइद वगैरह इसमें मैं बताऊंगी, तो ये ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज़ रिसर्च। अब रिसर्च क्या होती है? रिसर्च ये होता है कि हम डाटा को सिस्टेमिकली जो है हम कलेक्ट करते हैं डाटा, और फिर उसको एनालिसिस के थ्रू रिजल्ट्स निकालने के बाद हम नए फैक्ट्स को और कंक्लूजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रिसर्च। अब ये ज़रूरी क्यों है और आप लोग ये कैसे कर सकते हैं? अब रिसर्च एक्चुअली ज़रूरी इसलिए है 2-3 वजह से कि एक तो ये है कि जो 7 स्टार डॉक्टर हम जिसे कहते हैं ना, उसकी एक क्वालिटी ये है कि वो रिसर्चर होता है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर तो आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं और तो जब आप एमबीबीएस कर लेंगे, एमबीबीएस करने के बाद आपकी जो सीआईपी पॉलिसी है, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, उसमें जो है आपके एक रिसर्च पेपर के 5 मार्क्स होते हैं और आप मैक्सिमम 2 रिसर्च पेपर सबमिट करा सकते हैं। 2 रिसर्च पेपर कराने के आपको सबमिट कराने के 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सीआईपी पॉलिसी का पार्ट है, जो कि आप जब आप एफसीपीएस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तब आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे ये मार्क्स। ठीक है। और तीसरी बात ये होती है कि जब आप रिसर्च सीख रहे हैं तो आप, इसका मतलब है कि आप एक स्किल सीख रहे हैं। देखिए, आज मैंने रिसर्च सीखी हुई है और अब मैं ये काम बातें इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मेरी अब तक की 3 पब्लिकेशंस हो चुकी हैं और अभी भी मैं ट्राई करूंगी कि मेरी फाइनल ईयर में एक और पब्लिकेशन हो जाए। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये एक स्किल है, जब सीख लेंगे आप तो सिखा भी सकेंगे दूसरों को। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। तो ये 3 फवाइद मैंने बता दिए आपको। और चौथी फ़ायदा ये भी है कि लाजमी बात है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पहुंच जाएंगे तब आपको रिसर्च का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपने ऑलरेडी सीखी होगी, थोड़ा बहुत तो सीखा हुआ होगा अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब आप कैसे कर सकते हैं? अब जो नए बैचेस आए हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, उनके तो करिकुलम में ये निश्चय मेडिकल यूनिवर्सिटी का खास तौर पर मुझे पता है कि उनके करिकुलम में ये ऐड कर दी गई है कि वो रिसर्च लाजमी करेंगे। ठीक है, उनके लिए तो मतलब कंपलसरी हो गया ये, तो वो रिसर्च के लिए लाजमी बात उन्होंने करनी ही करनी है। तो ये वीडियोज़ मेरी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मतलब 3rd, 4th फाइनल ईयर के, उनको भी ये चाहिए कि एट लीस्ट वो एक पब्लिकेशन अपनी ज़रूर कराएं अपने अंडर ग्रेजुएट के ईयर्स में, ताकि वो उनके लिए एक तो मार्क्स मिलने का फ़ायदा हो और दूसरा ये है कि उनके लिए बहुत आसानी हो जाए आगे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। अब आगे हम बात करते हैं कि मार्क्स किन लोगों को मिलते हैं। अब एक्चुअली ऑथर्स तो आप इसमें ना 6 से 12 तक ऑथर्स रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम मैंने लिमिट बताई है, लेकिन जो बात यह है कि आपने अगर मार्क्स सिर्फ फर्स्ट 3 ऑथर्स को मिलते हैं और फर्स्ट 3 ऑथर्स का भी ये होता है कि उसमें जो आप जिसके साथ काम करें, जो आपको सुपरवाइज कर रहा है, एक ऑथर तो वो होगा और बाकी 2 ऑथर्स आप खुद होंगे। ठीक है, मतलब एक आप होंगे और एक आपका कोई साथी होगा। तो ये फर्स्ट 3 ऑथर्स को मार्क्स मिलने हैं, इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जब अपनी टीम बनाएं तो 3 लोगों की ही बनाएं, एक उसमें सुपरवाइजर हो और 2 लोग आप हों। इसका यही फायदा है कि एक तो आप रिसर्च भी सीख जाएंगे और आपको मार्क्स में मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि अगर, और ये बातें आपको रिसर्च करने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च की बात ये होता है कि अगर कोई टीम 6 लोगों की बना दी जाए तो वो 6 लोगों को नहीं पता होता कि सिर्फ पहले 3 लोगों को मार्क्स मिलने हैं और वो मेहनत तो सारे इक्वली कर रहे होते हैं, और जब सबमिट पब्लिश कराने का वक्त आता है तब उन्हें जाके ये बात पता चलती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले 3 लोगों की टीम बनाएं, और अगर 6 लोगों के बना रहे हैं तो आपको ये पहले से पता हो कि पहले 3 लोग कौन होंगे जिनका फर्स्ट 3 ऑथर्स में नाम आएगा। ठीक हो, कि ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च क्यों जरूरी है, ये मैंने बता दिया और ये बता दिया कि मार्क्स किस किस को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमने टीम कैसे बनानी है। ठीक है,
अब मैंने ये आपको गाइड करना है प्रॉपर, लेकिन ये मैं अभी सारा कुछ गाइड नहीं करूंगी आपको, ये मैंने आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है, ठीक है। तो और वो मैंने आप मेरी वीडियोस अलग अलग आएंगी, लेकिन मैंने किन चीज़ों पर गाइड करना है आपको, मैं वो यहाँ सब कुछ आपको बता देती हूँ कि आपने टीम कैसे बनानी है। टीम बनाने का तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। अब टीम कैसे बनाई जाती है, टीम ऐसी बनाई जाती है ये देखकर कि वो जो आपके साथ लोग हैं वो कंसिस्टेंट हो, क्योंकि रिसर्च को ना मिनिमम भी आपको 6 महीने लगते हैं एक रिसर्च की पूरा लिखने में, क्योंकि रिसर्च के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले साइनॉप्सिस है, साइनॉप्सिस के बाद फिर डाटा कलेक्शन है, फिर डाटा एंट्री है स्पेसिस में, फिर डाटा का एनालिसिस है, फिर रिजल्ट्स लिखना है, फिर आपने अपना जर्नल सेलेक्ट करना है, जर्नल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने डिस्कशन लिखनी है, ठीक है। ये 7 चीज़ें आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं रिसर्च के। तो इसमें भी आपको मिनिमम टाइम जो है वो भी आपको 6 महीने लगते हैं, और कुछ लोगों की तो 1 साल 2 साल लग जाते हैं एक रिसर्च का पेपर निकालते निकालते, खासतौर पर वो स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे काम कर रहे होते हैं और वो ओरिजिनल आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। अब मैं आपको यहीं पे ना थोड़ा कंटेंट्स बताने से पहले थोड़ी सी एक और बात बताते चलती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी रिसर्च की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पेपर रिसर्च पेपर की टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है ओरिजिनल आर्टिकल, और एक होता है मेटा एनालिसिस और सिस्टेमिक रिव्यू। ये 3 चीज़ें जो हैं मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत इन्हीं की तरफ जाते हैं, इन्हीं 3 चीज़ों की तरफ जाते हैं। अब मेटा एनालिसिस निस्बतन ओरिजिनल आर्टिकल से आसान होता है, लेकिन बात यह है कि आपको मार्क्स जो मिलते हैं वो मेटा एनालिसिस के नहीं मिलते CIP में, वो आपको मिलते हैं ओरिजिनल आर्टिकल के। इस वजह से हम ओरिजिनल आर्टिकल को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में तो ये आई थिंक अब तक का रूल ये है UHS की तरफ से कि जब तक कोई आप चाहे मतलब मार्क्स के लिए भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी CV इंप्रूव हो, तब भी आप जो है और 2 ओरिजिनल आर्टिकल्स निकालेंगे, उसके बाद आपने मेटा एनालिसिस स्टार्ट करना है तो आपको फायदा होगा। वरना आपकी CV में अगर सिर्फ मेटा एनालिसिस लिखा हुआ है और ओरिजिनल आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान का रूल गया है, ठीक है, UHS में खासतौर पर UHS के जो पॉलिसी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। और सिस्टमिक रिव्यू भी ऐसे ही है कि आप कर सकते हैं वो रिसर्च, लेकिन आपके 2 एटलीस्ट जो है ओरिजिनल आर्टिकल्स पब्लिश हुए हो, उसके बाद आप कोई भी रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा ये हो गई रिसर्च पेपर की टाइप्स। और रिसर्च की भी टाइप्स होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव टाइप और एक होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल टाइप। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप में हमारे पास ऑब्जर्वेशनल आ जाती है, एनालिटिकल आ जाती है, और ऑब्जर्वेशनल में आगे टाइप्स आती हैं हमारे पास क्रॉस सेक्शनल आती है, और साथ हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी आ जाती है। तो ये सारी स्टडीज़ की टाइप्स हैं। मैं जो आपको सिखाऊंगी वो ओरिजिनल आर्टिकल के बारे में सारा सिखाऊंगी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में, ठीक है। कोहॉर्ट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगी, लेकिन जो हमारी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्टडी होती है वो क्रॉस सेक्शनल ही होती है खास, और वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी जो स्टडी होती है वो भी क्रॉस सेक्शनल ही की जाती है। स्टार्ट मतलब वो लोग खास तौर पे जिन्होंने पहली दफ़ा रिसर्च करनी है, क्योंकि वो निस्बतन आसान है, ठीक है। ये बात होगी। अब ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको किन किन चीज़ों के बारे में बताना है। एक तो यही बताऊंगी हाउ टू मेक अ टीम, के मैं भी बताती हूँ। जो टीम होती है वो आपने इसी तरह बनानी है कि एक तो आपका सुपरवाइजर हो और 2 वो लोग हों जो आपस में उन्हें पता हो कि उन्होंने कंसिस्टेंट रहना है। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, पहली दफ़ा रिसर्च करते हुए आपको बहुत टाइम लगेगा, सीखना है आपने और फिर करनी भी है, साथ साथ साइनॉप्सिस लिखना है, फिर उसका अप्रूवल कराना है, फिर डाटा एंट्री करनी है, एनालिसिस करना है, ये सब कुछ करने में बहुत टाइम लगता है आपको। इसलिए कंसिस्टेंट पीपल चाहिए, और वो लोग जो आपके साथ ट्रस्ट वर्थी हो, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, फॉर एग्जांपल कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो आर्टिस्ट आपको बता दी कि मतलब वो बीमार है, इस वजह से वो नहीं आ सकता इस डेट पर, और ये सब कुछ, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आपने एक टीम बनानी है, ठीक है। और एक ये भी मैटर करता है कि आप दोनों में से अगर आप 2 लोग हैं, मतलब टीम बना रहे हैं 2 लोगों की, एक सुपरवाइजर होंगे ना, तो फिर आपने 2 लोग हैं, उनमें से एक की इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो, क्योंकि वो साइनॉप्सिस राइटिंग कर रहा है, तो उसके लिए इंग्लिश अच्छी होना जरूरी है। इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मतलब वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत लिख सके इंग्लिश में। ये साइंटिफिक राइटिंग उसे आती है, साइंटिफिक राइटिंग भी आप सीख सकते हैं, वो भी मैं आपको एक सिखाऊंगी थोड़ा बहुत। लेकिन बहरहाल यही है कि थोड़ी बहुत उसे इंग्लिश लिखने का तरीका आता हो, ठीक है। और इसके अलावा बात यह है कि टीम बनाते वक्त अगर आपने मतलब 3 से ज़्यादा लोग ऐड करने हैं उस टीम में, तो वो अपने टीम मेंबर्स को आपने पहले ही बताना है कि मतलब बाकी लोग भी ऐड होंगे, और जो लोग फर्स्ट 3 में ऐड होंगे उनको आपने शुरू से ही डिसाइड कर लेना है, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। हाँ, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता चलूँ कि बाकी लोग कहेंगे कि हम मतलब फिर क्यों काम करें ना अगर हम फर्स्ट 3 और 3 में नहीं आ रहे। तो उनका यह है कि
CIP पॉलिसी में तो ये सिर्फ बात है कि आपको फर्स्ट 3 ऑथर को मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो एमओशिप होती है ना उसमें आपको फर्स्ट 6 ऑथर्स को ही मार्क्स मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका पहला कोई आर्टिकल पब्लिश हो रहा है और आप उस पर काम कर रहे हो, तो 6 लोग भी अगर काम करेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं कि एक तो उनको रिसर्च आ जाएगी, दूसरी बात यह है कि उन्हें एमओशिप पे मार्क्स मिल जाएंगे, और तीसरी बात यह है कि अगर वो MLE या प्लैब वगैरह के लिए आगे इसका सोच रहे हैं तो MLE प्लैब वगैरह में आप सिर्फ अगर आपका नेम है ना किसी आर्टिकल में, तब भी आपको मतलब वो काउंट करते हैं CV में। बाकी मतलब चाहे वो फर्स्ट 6 हो, फर्स्ट 7 हो, फर्स्ट 12 हो, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। सिर्फ और सिर्फ CIP पॉलिसी में फर्स्ट 3 ऑथर को मार्क्स मिलते हैं, बाकी हर किसी का फ़ायदा हो जाता है किसी न किसी तरह, ठीक है। ये हो गया। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, ये सुपरवाइजर फाइंड कैसे करना है, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, साइनॉप्सिस राइटिंग क्या होती है, साइनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंटेंट क्या होता है, उसका डाटा कलेक्शन क्या होती है, और फिर डाटा एंट्री क्या होती है, और SPSS क्या होता है, और डाटा के टाइप्स क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, और हमने पब्लिकेशन कैसे करनी है, और कैसे मतलब हमने जर्नल्स ढूंढने हैं, ये सारी बातें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में बताऊंगी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो जिनको रिसर्च के बारे में बिल्कुल नहीं पता और वो करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।